नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शेखर एस्ट्रोलॉजी में। आज हम चर्चा करेंगे 12 भाव के बारे में और जानेंगे कि 12 भाव में किस भाव से क्या देखते हैं। पहले पार्ट में हमने चर्चा की थी प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव और चतुर्थ भाव के बारे में। आज हम चर्चा शुरू करेंगे पंचम भाव, षष्ठ भाव और आगे के भाव में, यानी सप्तम अष्टम भाव। इस तरह से कुंडली के जो 12 भाव होते हैं, इनमें से पांचवा, छठा, सातवां, आठवां से हम क्या देखते हैं यह जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं पंचम भाव के बारे में। जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव के बाद पंचम भाव, यहाँ 5 नंबर लिखा हुआ है। इस भाव से हम क्या देखते हैं, किन चीज़ों को पंचम भाव से जोड़कर देखा जाता है, यानी जन्म कुंडली देखते समय पंचम भाव क्या क्या चीज़ों को बताता है या किन विषय वस्तु को पंचम भाव से देखना चाहिए, इस पर एक एक कर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जैसा कि चार्ट में आप देख रहे हैं, रचनात्मकता, प्रेम, आनंद और कार्यकुशलता, यानी किसी कार्य को करने में आप कितने कार्यकुशल हैं, आप में रचनात्मकता की भावना किस प्रकार की है, यानी नए चीज़ों को किस प्रकार से करते हैं। साथ ही साथ प्रेम मामले, प्रेम का भाव एवं आनंद का भाव, यानी कोई कार्य करते समय आपका मन कितना प्रसन्न होता है, इत्यादि चीज़ों को जानने के लिए पंचम भाव और पंचमेश का अध्ययन करना पड़ता है। पंचम भाव से इन चीज़ों को देखते हैं। दूसरा, संतान और संतान सुख, पुत्र पुत्री का भाव, यानी पंचम भाव को ही संतान या पुत्र पुत्री का भाव कहा जाता है। जब किसी कुंडली में हमें यह देखना हो कि पुत्र पुत्री की क्या स्थिति होगी, पुत्र पुत्री होंगे या नहीं, इत्यादि चीज़ों का आकलन करने के लिए पंचम भाव का आकलन करते हैं। पंचम भाव संतान भाव भी कहा जाता है, यानी संतान के उत्पत्ति संबंधी कोई भी समस्या, कोई भी प्रश्न, इन सभी चीज़ों का आकलन हम पंचम भाव से करते हैं। पंचम भाव से ही हम जान पाते हैं कि कितने पुत्र होंगे या पुत्री। इन बातों का आकलन पंचम भाव से किया जाता है। आगे मनोरंजन, छुट्टी, त्योहार, मन बहलाव, विनोद, यानी आप किन चीज़ों में आनंद महसूस करते हैं। जब आपके पास छुट्टी का समय हो या कोई त्योहार का समय हो जिसमें आनंद, उत्साह ये प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपके जीवन में कितना आनंद, उत्साह, छुट्टी प्राप्त होगा, इन चीज़ों का आकलन पंचम भाव से किया जाता है। पंचम भाव के ग्रह स्वामी ही आपको इन चीज़ों में अच्छा या बुरा फल देते हैं। अगला, प्रेम मामले, जीवन के नए आरंभ, यानी पंचम भाव को प्रेम प्रसंग का भी भाव माना जाता है। यानी जीवन में जो प्रेम मामले होते हैं, यानी प्रेमी प्रेमिका का मिलना या नहीं मिलना, इत्यादि का आकलन पंचम भाव से किया जाता है। प्रेम मामले संबंधित कोई भी प्रश्न, जैसे प्रेमी प्रेमिकाओं के साथ प्रगाढ़ता कैसे रहेगी, या प्रगाढ़ता में कमी आ जाएगी, या प्रेम संबंध बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, जीवन में क्या प्राप्त होगा, इन सारे प्रश्नों का उत्तर हम पंचम भाव और पंचमेश की स्थिति से आकलन करते हैं और जान पाते हैं कि जीवन में प्रेम मामलों को लेकर भाग्य किस प्रकार साथ देता है। आगे, लॉटरी, सट्टा, जुआ, भाग्य या मौके का खेल, यानी पंचम भाव ऐसे चीज़ों से लाभ देने का आकलन देता है जिन चीज़ों का संबंध भाग्य से जुड़ा हुआ, यानी किसी कार्य में जो मौके से लाभान्वित हो सकते हैं या लाभ नहीं भी प्राप्त कर सकते हैं, जैसे जुआ, सट्टा, लॉटरी इत्यादि को भी पंचम भाव से जोड़कर देखते हैं। यानी आप अपने जीवन में इन चीज़ों से लाभान्वित होंगे या नहीं, इन चीज़ों का अगर आकलन करना हो तो पंचम भाव को देखना आवश्यक होता है। अगला,
कलात्मकता, आनंद उठाने की क्षमता, यानी आपके मन में, आपके जीवन में, आपके कार्यों में किस प्रकार की कलात्मकता है, यानी आपके सोच विचार में कला का क्या प्रभाव है, इत्यादि चीजों का आकलन पंचम भाव से किया जा सकता है। पंचम भाव से ही आनंद उठाने की क्षमता का भी आकलन किया जाता है, यानी कोई भी जो कार्य करते हैं उसमें आपको आनंद होगा या नहीं, किस कार्य में आपको आनंद मिलता है, इत्यादि चीजों का जब प्रश्न उठता हो तो पंचम भाव और पंचमेश की स्थिति को देखना आवश्यक हो जाता है। पंचम भाव के स्वामी और पंचम भाव, ये दोनों का आकलन जब हम करते हैं तो ठीक ठीक जान पाते हैं कि हमारी रुचि किन चीजों में है, किन चीजों में हमें आनंद प्राप्त होता है और किन चीजों में आनंद प्राप्त नहीं होता है। अगला, वे सभी चीज जो पहली नजर में रुचि पैदा करती है, यानी जीवन में आने वाले वह प्रत्येक चीज जिसको देखते के साथ ही हमारे दिल में रुचि पैदा होती है, उसके प्रति चाहत पैदा होती है, या उस चीज को करना चाहते हैं। खाने पीने की चीज हो तो देखते के साथ इच्छा होती है कि उसे खा लें, किसी चीज को देखने से मन प्रसन्न होता है। इन सारे चीजों का संबंध पंचम भाव से होता है, यानी पंचम भाव से हम यह आकलन कर सकते हैं कि आपके पसंद, गहरी पसंद किन चीजों से है, यानी कोई ऐसी चीज जो जीवन में पहली बार देखते ही आप उसके प्रति रुचि लेने लगते हैं। इन सारी बातों का आकलन पंचम भाव से करते हैं, यानी पंचम भाव एक महत्वपूर्ण भाव है और इस भाव से अनेक चीजों का आकलन किया जाता है। पंचम भाव को शास्त्र में बहुत महत्व दिया गया है, क्योंकि पंचम भाव कुंडली का केंद्र त्रिकोण भाव में एक त्रिकोण भाव है पंचम भाव। इस भाव के स्वामी का शुभ होना, इस भाव में शुभ ग्रह का होना, ये दोनों स्थिति आपके जीवन में अनेक लाभ देता है। खास करके जो ग्रह भी इस भाव के स्वामी होते हैं उसके आधार पर ही उस ग्रह के स्वभाव के अनुसार आपका रुचि स्वभाव आपके जीवन में इन सारी चीजों पे प्रभाव पड़ता है। आप अपने जीवन में इन सारी चीजों में उस ग्रह का खास प्रभाव देखते हैं, यानी जैसा पंचमेश होगा ठीक उस प्रकार ही आपकी मनोदशा होगी और आप उन चीजों में रुचि लेने लगेंगे। पंचम भाव के बाद आइए हम चर्चा करते हैं छठे भाव के बारे में, यानी षष्ठ भाव से हम क्या देखते हैं, षष्ठ भाव का संबंध किन क्षेत्र से है, किन चीजों से है, जीवन में किन प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए षष्ठ भाव का आकलन करना चाहिए। जैसा कि जन्म कुंडली में देख रहे हैं, पंचम भाव के बाद षष्ठ भाव, इस भाव में यहाँ पे 6 नंबर लिखा हुआ है, यह षष्ठ भाव होता है। षष्ठ भाव का संबंध किन चीजों से है, इस चीज को हम एक एक कर जानते हैं। सबसे पहले षष्ठ भाव का संबंध सेवा करने, कार्य करने और शरीर का स्वास्थ्य, यानी आप जो कार्य करते हैं, आप जो सेवा करते हैं, इन चीजों का संबंध छठे भाव से है। छठा भाव ही बताता है कि जीवन में सेवा करने की भावना कैसी है, कार्य करने और शरीर का स्वास्थ्य आपका कैसा होगा, यानी कोई कार्य करते हैं, किसी की सेवा करते हैं, इन चीजों में किस प्रकार की रुचि रहेगी, आप किसी की सेवा कीजिएगा या कोई कार्य को कैसे करिएगा, इत्यादि सारी चीजों का आकलन छठे भाव से किया जाता है। दूसरी बात, आप जिनके साथ काम कर रहे हैं उनसे संबंध, या आपके अधीन जो काम करते हैं उनसे रिश्ता, यानी आप अपने अंदर काम करने वाले लोगों के साथ कैसा संबंध रखते हैं, उनसे आपका रिश्ता कैसा है, उनके साथ आपके रिश्ते अच्छा है या खराब है, यानी आप अपने मातहतों के साथ क्या व्यवहार रखते हैं, उनके प्रति आपका क्या सोच विचार है, उनके साथ क्या व्यवहार करते हैं, इत्यादि चीजों का आकलन छठे भाव से किया जाता है। यानी आप अगर ऊंचे पद पे हैं तो आपके अधीन जो कार्य कर रहे हैं उनके साथ आपका जो व्यवहार होगा वह छठे भाव से आकलन किया जाता है। अगली चीज, रोग व्याधि, दुख कष्ट, खासकर जो चिंता और भावनात्मक दुख से उत्पन्न हुआ, यानी ऐसे रोग व्याधि, शारीरिक कष्ट और दुख जो चिंता या भावनात्मक दुख के कारण उत्पन्न हुआ हो, यानी शरीर में होने वाले रोग व्याधि, कष्ट, दुख इत्यादि का संबंध छठे भाव से है। यदि छठा भाव में कोई अशुभ ग्रह हो और
छठा भाव के स्वामी अशुभ ग्रह हो तो यह एक अशुभ परिणाम देने वाला स्थिति बन जाती है। आपके जीवन में मानसिक कष्ट, शारीरिक कष्ट विशेष रूप से दिखाई देते हैं, यानी रोग व्याधि, दुख, कष्ट विशेष रूप से देखने को मिलते हैं। अगली चीज, रोग प्रतिरोधक क्षमता का स्तर, यानी रोग व्याधि से बचने के जो शक्ति प्रकृति ने हमें दी है उसका स्तर किस प्रकार का है, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वह किस स्तर की है, यानी आप आसानी से रोगी हो जाते हैं या रोगों से बचे रहते हैं। किसी किसी को हम लोग देखते हैं कि मौसम के बदलते ही सामान्य से सामान्य स्थिति में भी उन्हें कुछ ना कुछ रोग व्याधि बराबर हो जाया करती है। वे कभी सर्दी खांसी, कभी बुखार जैसी छोटी छोटी समस्याओं से अकारण पीड़ित हो जाते हैं। तो यहाँ षष्ठम भाव का विशेष महत्व है। षष्ठम भाव यदि निर्बल है, षष्ठम भाव के स्वामी निर्बल है, तो आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता निर्बल होती है, यानी आप रोगों का मुकाबला आसानी से नहीं कर पाते। प्रकृति में होने वाले बदलाव, मौसम में होने वाले बदलाव आपके जीवन को बहुत हद तक प्रभावित कर देता है। आप आसानी से रोग व्याधि में पड़ जाते हैं। अगली चीज, कौन सा रोग हो सकता है, यानी कौन सा रोग हो सकता है इसके बारे में जानना है तो छठा भाव का आकलन करना चाहिए। छठे भाव के स्वामी जो भी ग्रह हो, उनकी जैसी भी स्थिति हो, उसके आधार पर, यानी उस ग्रह के आकलन से हम यह जान पाते हैं कि अपने जीवन में हमें क्या कष्ट उठाना पड़ेगा। यानी यदि आपकी कुंडली में छठे भाव के स्वामी कोई खास ग्रह है तो उस खास ग्रह से जुड़े हुए रोग व्याधि आपके जीवन में अवश्य देखने को मिलते हैं। उस रोग व्याधि से ही आप परेशान और दुख कष्ट उठाते हैं। अगली चीज, ऋण, शत्रु, कोर्ट मामले, वाद विवाद, यानी छठा भाव का सीधा संबंध ऋण से है। जो भी कर्ज आप लेते हैं उसका संबंध छठा भाव से है। शत्रु, यानी कोई भी आपके जीवन में शत्रु है वो छठा भाव से देखते हैं। कोर्ट मामले, यानी कोर्ट कचहरी में कोई मामला में आप रहेंगे, यानी कोर्ट कचहरी का कोई मामला आप पर बन जाता है। और वाद विवाद, वाद विवाद कोर्ट मामलों में भी जुड़ा हुआ हो सकता है या सामान्य रूप से सामाजिक वाद विवाद में भी पड़ जाना। इन सारी चीजों का आकलन छठा भाव से किया जाता है। छठा भाव का मुख्य रूप से इन चीजों से ही संबंध है। छठा भाव को रोग, ऋण, शत्रु भाव के रूप में देखते हैं, परंतु छठा भाव से इन सारी चीजों का आकलन किया जाता है। यदि आप इन सारे प्रश्नों का उत्तर चाहते हैं तो आपको छठे भाव का आकलन करना आवश्यक है। इस तरह से हम देखते हैं कि पंचम भाव और षष्ठम भाव का जन्म कुंडली में क्या प्रभाव है, यानी पंचम भाव और षष्ठम भाव के आकलन से जीवन के किन किन क्षेत्रों से जुड़े प्रश्नों का उत्तर हम चाहते हैं, किन किन प्रश्नों का उत्तर हम जान सकते हैं। पंचम भाव और षष्ठम भाव का बहुत महत्व है। छठा भाव एक अशुभ भाव माना जाता है क्योंकि इसका संबंध खास करके अशुभ चीजों से है, इसलिए इस भाव से जुड़े हुए आकलन अशुभ क्षेत्रों से प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए किया जाता है। जीवन में आ रहे अनेक बाधा, विघ्न, कष्ट का संबंध छठे भाव से होता है। पंचम भाव एक शुभ भाव माना जाता है क्योंकि यह केंद्र त्रिकोण में त्रिकोण भाव का स्वामी है। पंचम भाव और षष्ठम भाव के चर्चा के उपरांत अब हम चर्चा शुरू करेंगे सप्तम भाव और अष्टम भाव के बारे में। सप्तम भाव से हम क्या जानते हैं और अष्टम भाव से हम क्या जानते हैं। आइए अब हम देखते हैं सप्तम एवं अष्टम भाव के व्याख्या, यानी सप्तम और अष्टम भाव से जीवन के किन क्षेत्रों को जोड़कर देखते हैं, जीवन के किन प्रश्नों का उत्तर हम इनसे जानते हैं। आइए एक एक कर जानते हैं। छठा भाव के बाद हम चर्चा करते हैं सप्तम भाव के बारे में। जैसा कि आप जन्म कुंडली में देख रहे हैं, छठा भाव के बाद ये सप्तम भाव। सप्तम भाव से किन चीजों को देखते हैं, जन्म कुंडली में किन क्षेत्रों का संबंध सप्तम भाव से है, इस पे हम एक एक कर जानेंगे। जैसा कि आप चार्ट में देख रहे हैं कि सबसे पहले सप्तम भाव को भागीदारी, साझेदारी और विवाह का भाव माना जाता है। यानी
आप जो कार्य करते हैं किसी के साथ मिलकर करते हैं, यानी साझेदारी में करते हैं या भागीदारी में करते हैं। दो व्यक्ति मिलकर जब एक काम करते हैं तो इसे भागीदारी का काम कहते हैं। तो जो भी कार्य भागीदारी में हो या साझेदारी में हो, इनका संबंध सप्तम भाव से है। जीवन में भी जीवन को चलाने के लिए जिस जीवन साथी की आवश्यकता होती है उसे भी हम भागीदार के रूप में, साझेदार के रूप में मानते हैं। अतः विवाह का भी संबंध सप्तम भाव से ही होता है, यानी पति या पत्नी दोनों का संबंध सप्तम भाव से होता है। पत्नी के लिए पति उसके साझेदार और भागीदार कहे जाएंगे, पति के लिए पत्नी उसके भागीदार और साझेदार कहे जाते हैं। यानी साझेदारी, भागीदारी एवं विवाह, इन तीनों चीजों का संबंध सप्तम भाव से है। इन संबंध में अगर कोई प्रश्न हो तो हमें सप्तम भाव का आकलन करना चाहिए, यानी देखना चाहिए कि सप्तम भाव में कौन सा ग्रह विराजमान है एवं सप्तम भाव में जो राशि है उसके स्वामी कहाँ किस स्थिति में बैठे हैं। इन दोनों के आकलन से हम यह जान पाएंगे कि सप्तम भाव आपके जीवन में क्या प्रभाव देते हैं। इन क्षेत्रों से यानी साझेदारी, भागीदारी और विवाह से जुड़े हुए प्रश्नों के समाधान के लिए सप्तम भाव का आकलन किया जाना आवश्यक है। दूसरी चीज, पति पत्नी और जीवन साथी। जैसा कि मैं अभी बता रहा था कि सप्तम भाव का संबंध पति पत्नी या जीवन साथी से जुड़ा होता है। यानी यदि आपका प्रश्न है कि मेरी पत्नी कैसी होगी, क्या उसके विचार होंगे, क्या उसका स्वभाव होगा, या मेरे पति किस विचार किस स्वभाव के हैं, कैसे दिखने में लगते हैं, इत्यादि प्रश्नों का उत्तर हम सप्तम भाव से देखते हैं। जीवन साथी, कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि विवाह में जो जीवन साथी होते हैं, यानी पति के लिए पत्नी, पत्नी के लिए पति, उनका स्वभाव, विचार, गुण इत्यादि कैसा होगा, यह प्रश्न उठता है। खास करके अविवाहित युवक युवतियों में यह प्रश्न सामान्य है कि आने वाले जीवन में हमारी जो शादी होगी तो हमें किस प्रकार के वर या कन्या प्राप्त होगा। तो इन प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए हमें सप्तम भाव को देखना होगा। यदि सप्तमेश और सप्तम भाव मजबूत हो, बली हो, तो यह निश्चित मानिए कि आपके जीवन में जो जीवन साथी आएगा वह शुभ और अच्छे ढंग का होगा, यानी जीवन में सुख सुविधा संपन्नता देने और दिलाने वाला होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि विवाह, वैवाहिक जीवन, विवाह विच्छेद। यानी सप्तम भाव जो विवाह का भाव है, इससे केवल विवाह को ही नहीं देखते। विवाह होना एक बात है, विवाह के बाद जो जीवन चलता है वह दूसरी बात है। एवं विवाह संबंध अस्थायी रहता है या विवाह विच्छेद हो जाता है, यह एक और बात है। परंतु ये तीनों चीज का आकलन सप्तम भाव से ही किया जाता है। सप्तम भाव आपको यह बताता है कि आपका विवाह कैसा होगा, कब होगा, कहाँ होगा, किस प्रकार के स्त्री या पुरुष से होगा। साथ ही साथ यह बताता है कि विवाह होने के उपरांत आपके जीवन में जो सामंजस्य है, आपस में जो बनती है या आपस में नहीं बनती है, यानी सुखमय वैवाहिक जीवन है या कष्टकारी स्थिति बन गई है, इन सारी बातों का आकलन सप्तम भाव से ही किया जाता है। सप्तम भाव से विवाह विच्छेद भी देखा जाता है, यानी वैवाहिक संबंधों में जो कटुता आती है वह किस स्तर की है। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि वैवाहिक संबंधों में कटुता विकराल रूप ले लेता है और एक दूसरे के साथ रहना मुश्किल हो जाता है। इस स्थिति में दोनों पक्ष चाहते हैं कि यह शादी में ना रहे, यानी दोनों अपना अपना रास्ता लेना चाहते हैं। ऐसी स्थिति को विवाह विच्छेद कहते हैं, यानी वैवाहिक संबंध टूट जाना। सप्तम भाव से ही इन चीजों का आकलन किया जाता है, यानी विवाह का तो आकलन होता ही है, विवाह विच्छेद का भी आकलन होता है। और विवाह विच्छेद के बीच का जो अवधि है, यानी वैवाहिक जीवन, वह कैसा होगा। तो यह सामान्य सी बात है कि आपका वैवाहिक जीवन अगर सुखमय है तो आपका वैवाहिक संबंध लंबे अवधि तक टिकेगा, यानी
हमेशा के लिए बना रहेगा, परंतु वैवाहिक जीवन कष्टकारी है, दुखमय है या लड़ाई झगड़े झंझट का वातावरण बन गया है, तो पति पत्नी के बीच रिश्ता चल पाना मुश्किल हो जाता है। ऐसे स्थिति में दोनों यह चाहते हैं कि इस संबंध से छुटकारा मिले। इस स्थिति में विवाह विच्छेद भी हो जाता है। तो विवाह विच्छेद से जुड़ा हुआ प्रश्न हो, विवाह से जुड़ा हुआ प्रश्न हो या वैवाहिक संबंध, वैवाहिक जीवन इत्यादि से जुड़ा हुआ जो भी प्रश्न होते हैं, वे सप्तम भाव से संबंध रखते हैं। यानी सप्तम भाव की जैसी स्थिति होगी, सबसे पहले सप्तम भाव में कौन सा ग्रह है, दूसरा सप्तम भाव के राशि स्वामी यानी सप्तमेश की क्या स्थिति है, ये दोनों का जब हम सही सही आकलन करते हैं तो इन चीजों को जान पाते हैं। आगे, काम, व्यवसाय, राजनीति में साझेदारी। साझेदारी जो शब्द है वह केवल जीवन साथी को लेकर नहीं, बल्कि अन्य सभी चीजों में सप्तम भाव साझेदारी को संकेत करता है। यानी आप जो काम करते हैं, आप जो व्यवसाय करते हैं या राजनीति क्षेत्र में भी कुछ साझेदारी रखते हैं, यानी ऐसे कार्य जिसमें एक के अलावा कोई और व्यक्ति मिलकर संयुक्त प्रयास से कोई काम करते हैं, तो यह मानिए सप्तम भाव से जुड़ा हुआ चीज है। सप्तम भाव में काम के प्रति साझेदारी, कोई व्यवसाय रोजगार करते हैं, उसमें दो लोग जो साझेदारी करके एक कार्य को करते हैं, उसका भी आकलन किया जाता है। तो मन में यदि यह प्रश्न हो कि मेरा साझेदार, मेरा पार्टनर कैसा है, जो मैं काम कर रहा हूं इसके साथ जो मैं साझेदारी कर रहा हूं ठीक रहेगा, शुभ रहेगा या नहीं, सफलता प्राप्त होगी या नहीं, साझेदार का स्वभाव गुण क्या है, इत्यादि चीजों को जानने के लिए हमें सप्तम भाव का आकलन करना पड़ेगा। सप्तम भाव का शुभ स्थिति साझेदारी में सफलता दिलाता है, परंतु सप्तम भाव में अशुभ स्थिति, या तो सप्तम भाव में अशुभ ग्रह का स्थित होना या सप्तमेश का पीड़ित होना, सप्तमेश का निर्बल होना आपको साझेदारी के बिजनेस में घाटा, धोखा जैसे कई कष्ट दे सकता है। सप्तम भाव अत्यंत महत्वपूर्ण भाव माना जाता है। राजनीति क्षेत्र में भी सप्तम भाव का प्रभाव विशेष रूप से देखा गया है। राजनीतिक रूप से कोई व्यक्ति आपको कितना समर्थन करता है, यानी उसके प्रयास से आप कितनी सफलता पा सकते हैं, यानी आपका साझेदार राजनीतिक दृष्टि से क्या सहयोग सहायता करता है जो आपके सफलता की ओर बढ़ाता है, या जो आपके साथ में है वह भीतर घात करता है और आपके राजनीतिक उन्नति को अवनति में बदल देता है या सफलता में बाधक बन जाता है। इन सारे प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए हमें सप्तम भाव पे दृष्टि डालनी पड़ेगी और सप्तम भाव की स्थिति परिस्थिति को जांचना होगा। इसके बाद वाद विवाद के दोनों पक्ष का संबंध, यानी कहीं कोई वाद विवाद हो, कहीं कोई समस्या हो, कहीं कोई झगड़ा हो गया हो, तो उसमें पक्ष और विपक्ष ये दोनों का संबंध सप्तम भाव से है। जब कभी कोई विवादित चीज का आकलन करना हो तो पक्ष और विपक्ष के बीच में क्या स्थिति रहेगी, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, किसके पक्ष में कितना बल है, इत्यादि चीजों का आकलन सप्तम भाव से किया जाता है। यहाँ पर भी सप्तम भाव अत्यंत महत्वपूर्ण भाव बन जाता है। सप्तम भाव में स्थित ग्रह और सप्तमेश की भूमिका महत्वपूर्ण बन जाती है। आगे, दूसरे के साथ सामंजस्यपूर्ण कार्य, यानी आप जो कार्य करते हैं तो किसी के साथ आपका संबंध कैसा रहेगा, आप सामंजस्य बैठाकर कार्य करते हैं या सामंजस्य नहीं रख पाते और कार्य में झगड़ा, कार्य में मनमुटाव जैसे चीज देखने को मिलते हैं। तो यदि आपका प्रश्न यह है कि मैं जो कार्य कर रहा हूं उसमें अन्य लोगों के साथ मेरा रिश्ता क्या होगा, या तो अच्छा होगा या बुरा होगा, यानी सामंजस्य होगा या सामंजस्य नहीं होगा, इन सारे प्रश्नों का उत्तर हमें सप्तम भाव से देखना पड़ेगा। अगला, लग्न से विपरीत। यहां सप्तम भाव को लग्न का विपरीत भाव माना जाता है, या लग्न से सीधे सामने जो भाव आता है वो सप्तम भाव होता है। लग्न से विपरीत भाव होने की वजह से लग्न जो स्वयं का संकेत करता है, यानी लग्न अपने बारे में बताता है, आपके बारे में बताता है, आपके स्वभाव गुण इत्यादि के बारे में बताता है, या आप अपने प्रति क्या सोचते हैं, अपना क्या सोच रखते हैं,
इत्यादि चीजों को बताता है। वहीं इसके विपरीत यानी सप्तम भाव लग्न से विपरीत होने की वजह से आप दूसरे के प्रति क्या सोचते हैं, लोगों के साथ आपका क्या व्यवहार है, लोगों के साथ आपका प्रभाव, स्वभाव, गुण क्या दिखता है, या लोग आपके बारे में कैसा सोचते हैं, लोग आपको अच्छा या बुरा मानते हैं, लोगों के साथ बर्ताव, व्यवहार इत्यादि सारी चीजों का आकलन हम सप्तम भाव से करते हैं। सप्तम भाव बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है। जन्म कुंडली के अधीन सप्तम भाव बली होने पे, यानी सप्तम भाव में स्थित ग्रह शुभ होने से, सप्तमेश के शुभ होने पे, सप्तमेश के शुभ स्थान पे स्थित होने से, इन सारे स्थितियों के शुभ होने से यह निश्चित मानिए कि जीवन में अनेक प्रकार की सफलता प्राप्त होती है। जीवन में उन्नति आसानी से प्राप्त होती है, क्योंकि आप न केवल स्वयं प्रयास करते हैं बल्कि आप अपने साझेदार, भागीदार के द्वारा भी लाभ प्राप्त करते हैं, उनका भी सहयोग प्राप्त करते हैं, जिससे कम प्रयास से भी आप सफलता प्राप्त कर लेते हैं। खास करके राजनीति क्षेत्र में कोई भी नेता ऊंचे स्तर पर तभी पहुंच सकता है जब उसके साझेदार, भागीदार पूर्णतः निष्ठा के साथ समर्थन करता हो, सहयोग करता हो, तो वह नेता आगे बढ़ जाता है, उनका यश प्रसिद्धि प्राप्त आसानी से होता है। सप्तम भाव जन्म कुंडली का एक महत्वपूर्ण भाव है। सप्तम भाव से इन चीजों को देखा जाता है। सप्तम भाव को मुख्य रूप से सप्तम भाव में स्थित ग्रह, सप्तम भाव के स्वामी यानी सप्तम भाव में स्थित राशि के स्वामी सप्तमेश कहाँ स्थित हैं, जन्म कुंडली के शुभ भाव में अगर स्थित हो तो शुभ फल देता है। आइए हम जानते हैं जन्म कुंडली के चार्ट से कि सप्तम भाव के स्वामी कहाँ कहाँ शुभ फल देंगे। जैसा कि आप चार्ट में देख रहे हैं, ये सप्तम भाव अगर कुंडली 1 नंबर यानी मेष राशि की कुंडली हो, मेष लग्न की कुंडली हो, तो सप्तम भाव के स्वामी शुक्र होंगे। यदि शुक्र यहाँ स्थित हो तो यह एक शुभ स्थिति होगा, और शुक्र का यहाँ स्थित होना स्वग्रही होकर एक शुभ फल देने वाला ग्रह बन जाएगा। सप्तमेश का केंद्र में यानी प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दसम भाव, इन भाव में स्थित होना एक शुभ स्थिति है। सप्तमेश का केंद्र त्रिकोण में यानी लग्न में, पंचम में और नवम में, इन भाव में स्थित होना एक शुभ स्थिति है। सप्तम भाव जो यह भाव है, यहाँ कोई शुभ ग्रह आकर स्थित हो, यानी यहाँ पे तुला राशि के आधार पे जो ग्रह शुभ होते हैं वह स्थित हो जाए, तो मानिए कि सप्तम भाव आपका बली है, और सप्तम भाव के बली होने से जो जो लक्षण या गुण मैंने बतलाए हैं वो प्राप्त होते हैं। सप्तम भाव के बाद आइए हम चर्चा करते हैं अष्टम भाव के बारे में। अष्टम भाव मृत्यु और पूर्व जन्म का भाव है, यानी अष्टम भाव से हम मृत्यु के बारे में और पूर्व जन्म के बारे में जानते हैं। किसी भी व्यक्ति की मृत्यु का आकलन अगर करना हो तो अष्टम भाव की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। अष्टम भाव से ही हम जान पाते हैं कि किसी की मृत्यु कब होगी, किस प्रकार होगी, सुखमय होगी या कष्टकारी होगी। उसका पूर्व जन्म यानी आगे जो जन्म और पीछे जो जन्म हुआ है वह किस स्थिति से हुआ है, पहले जन्म में वह क्या थे, इस जन्म में क्या बन के आए हैं, किन कर्मों का प्रभाव यानी पूर्व जन्म में जो कर्म आप किए हैं वह प्रभाव इस जीवन पे दिखता है, इत्यादि चीजों का आकलन अष्टम भाव से हम करते हैं। अष्टम भाव आध्यात्मिक उन्नति और प्रगति का भी भाव है। अष्टम भाव अत्यंत गूढ़ भाव है। अष्टम भाव से आध्यात्मिक उन्नति, अध्यात्म के क्षेत्र में जो सफलता और उन्नति प्राप्त होती है उसका आकलन अष्टम भाव से करते हैं। साथ ही साथ अष्टम भाव से आध्यात्मिक प्रगति यानी कितनी आसानी से आप सफलता प्राप्त करते हैं, इन चीजों को जानते हैं। अष्टम भाव में स्थित शुभ ग्रह और अष्टम भाव के स्वामी या अष्टम भाव में स्थित राशि के स्वामी शुभ हो तो यह निश्चित मानिए कि अध्यात्म के क्षेत्र में आपको विशेष सफलता प्राप्त होती है। अगला, जन्म, मृत्यु और मृत्यु उपरांत जीवन, यानी अष्टम भाव से हम जन्म को भी देखते हैं, मृत्यु को भी देखते हैं, और मृत्यु उपरांत जो जीवन होता है उसे भी देखते हैं। अगला, पूर्व जन्म से प्राप्त संस्कार जिसका प्रभाव इस जीवन पर हो, यानी अष्टम भाव से हम उन चीजों को देखते हैं जो पूर्व जन्म में हमें प्राप्त हुए थे, यानी पूर्व जन्म की आदत, संस्कार, स्वभाव, विचार इत्यादि का प्रभाव मानसिक रूप से रह जाता है, जो इस जन्म में भी अपना प्रभाव दिखाता है। कभी कभी आप ऐसा देखते हैं
कि कुछ लोगों को कुछ खास प्रकार की आदत होती है, कुछ खास प्रकार के स्वभाव और गुण होते हैं जो उनके परिवार में किसी के पास नहीं होता। ऐसे स्थिति में यह जो गुण, यह जो स्वभाव दृष्टिगोचर होते हैं, इसका संबंध पूर्व जन्म से है। पूर्व जन्म में उनके संस्कार उस प्रकार के थे जो इस जन्म में भी दृष्टिगोचर हो रहे हैं, इस जन्म में भी दिख रहे हैं। अगला, पराविज्ञान, तंत्र मंत्र से जुड़े कार्य में रुचि। पराविज्ञान ऐसी विद्या जो विज्ञान से परे है, जिसे हम तंत्र मंत्र, जादू टोना, ऊपरी हवा, काला जादू इत्यादि के नाम से जानते हैं। इन चीजों में उन व्यक्तियों की विशेष रुचि होती है जिनका अष्टमेश बली हो, अष्टम भाव में बली ग्रह स्थित हो। इन चीजों में न केवल उनकी रुचि होती है बल्कि इन क्षेत्रों में सफलता भी प्राप्त करते हैं, यानी उन्हें इन चीजों का कुछ विशेष ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तंत्र मंत्र और पराविज्ञान में वही व्यक्ति पारंगत हो सकता है जिनका संबंध अष्टम भाव के शुभ ग्रहों से हो, यानी अष्टमेश का शुभ होना, अष्टम भाव में शुभ ग्रह का होना, अष्टम भाव के स्वामी के शुभ स्थान पर स्थित होना। इन स्थितियों से अष्टम भाव बली हो जाता है और अष्टम भाव के बली होने से ही इन चीजों में रुचि रहती है, इन चीजों में ज्ञान होता है और इस ज्ञान के बल पे ये सफलता प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार आज हम देखें सप्तम भाव की चर्चा कि सप्तम भाव से विवाह, वैवाहिक जीवन, विवाह संबंधित सारे प्रश्नों का उत्तर जाना जा सकता है। एवं अष्टम भाव को देखते हैं। अष्टम भाव से हमने जाना कि अष्टम भाव से जीवन के किन किन क्षेत्रों को जोड़कर देखते हैं, किन प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए अष्टम भाव का आकलन करना आवश्यक है। इस तरह से सप्तम भाव और अष्टम भाव का आकलन करना चाहिए। आप भी जब कभी इन समस्याओं से जुड़े प्रश्न को देखते हैं तो आपको भी इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। इन चीजों से जुड़े हुए अध्ययन से, इनका सटीक आकलन से आप इन प्रश्नों का उत्तर सही सही और शुद्ध शुद्ध दे सकते हैं। तो आज के चर्चा में इतना ही। फिर मिलते हैं अगले भाव की चर्चा पे, यानी नवम, दसम, एकादश और द्वादश भाव के चर्चा में जानेंगे कि इन भाव से किस चीज को देखते हैं, इनका संबंध किन चीजों से है। तो तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।